नमस्कार। पहले सम्मानित आचार्य के रूप में आज हमारे बीच में उपस्थित हैं आचार्य भारत शर्मा जी, जिन्हें ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में 35 वर्षों का विशेष अनुभव है। सर, स्वागत है आपका। मैं कुछ प्रश्न आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि कृष्णमूर्ति ज्योतिष पद्धति पराश्री ज्योतिष से किस प्रकार अलग है? देखिए, कृष्णमूर्ति पद्धति नक्षत्र फल के ऊपर आधारित है ना। हम जब पराशरी कुंडली बनाते हैं तो उसमें जो लग्न कुंडली बनती है वो भाव मध्य से शुरू होती है, जबकि कृष्णमूर्ति पद्धति में भावारंभ से शुरू करते हैं, जिसमें एक राशि का मान अगले भाव में भी पहुंच जाता है। ये पूर्ण रूप से जो है नक्षत्र पर आधारित है। मान लीजिए सिंह लग्न की पत्रिका है और उसमें वृषभ राशि में 3 नक्षत्र पड़ते हैं, जैसे कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। अब अगर यहाँ बुध विराजमान है तो बुध जिस किसी के भी नक्षत्र में होगा उस नक्षत्र द्वारा सूचित भावों का फल देगा। बस यही खास तौर पर कृष्णमूर्ति पद्धति की विशेषता है। जी सर। अगला प्रश्न सर मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि कृष्णमूर्ति पद्धति में रूलिंग प्लैनेट्स क्या होते हैं? हाँ। और इनका क्या प्रयोग है? देखिए, रूलिंग प्लैनेट्स का मतलब होता है 8% आकाश में ग्रहों की स्थिति। अभी कौन सा ग्रह कहाँ चल रहा है, किसके नक्षत्र में है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि हम ये तक बता सकते हैं कि व्यक्ति जो दूर बैठा उसने आज कौन से रंग के कपड़े पहन रखे हैं, आज वो क्या खाना खाएगा। इसके अलावा हम लोग इससे दशा भुक्ति अंतर जो निकालते हैं किसी भी घटना के लिए, वो बिल्कुल सटीक निकलती है। तत्कालिक प्रश्नों का जवाब यस नो देने के लिए भी रूलिंग प्लैनेट बहुत ही शानदार उपयोग में आते हैं। जैसे किसी ने पूछा कि कल प्रमोशन लिस्ट जा रही है, उसमें मेरा नाम होगा कि नहीं। हम तत्काल देख लेते हैं कि उप नक्षत्र स्वामी कौन ग्रह है। यदि वो एक से अधिक बार प्रकट हुआ है तो हम यस कर देते, अन्यथा ना कर देते हैं। बहुत ही सुंदर उत्तर सर। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कृष्णमूर्ति पद्धति में राजयोगों पर भी विचार किया जाता है? बिल्कुल नहीं। हमने देखा है कि अच्छे राजयोग वाले सहारा के मालिक संजय दत्त, फिल्म स्टार सलमान खान, ये सबको भी जेल हुई है, जबकि इनके राजयोग थे। फिर ऐसा क्यों हुआ? तो कृष्णमूर्ति पद्धति में किसी भी प्रकार के योग को नहीं देखा जाता, लेकिन एक खास योग देखते हैं, वो है पुनर्फु दोष, पुनर्फु योग। मतलब चंद्रमा शनि के साथ हो या चंद्रमा के नक्षत्र में शनि हो या शनि के नक्षत्र में चंद्रमा हो तो ये दोष बनता है। इसका 2 में से एक बात पर प्रभाव आता है, या तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहेगी या कामकाज। तो अगर सर किसी के पास अपने जन्म समय की ठीक जानकारी ना हो तब उसके प्रश्नों का जवाब कृष्णमूर्ति पद्धति से किस प्रकार दिया जा सकता है? प्रश्न कुंडली बनाकर। क्या है कि नक्षत्र टोटल 27 है, इनके उपनक्षत्र किए गए हैं, मतलब विभाग बनाए गए। जैसे स्कूल में 10th क्लास है तो सेक्शन होता है 10th A, 10th B, 10th C। इसी प्रकार नक्षत्रों को विभाजित करके 249 उपनक्षत्र बनाए गए हैं। तो हम सामने वाले से कोई एक नंबर पूछते हैं और उसकी प्रश्न कुंडली बन जाती है। अब वैदिक ज्योतिष में कोई व्यक्ति प्रश्न पूछने आया, एक पूछ रहा है मेरा तलाक कब होगा, एक पूछ रहा है शादी कब होगी, तो जो कुंडली बनेगी वो तो एक ही बनेगी। जबकि कृष्णमूर्ति पद्धति में जो प्रश्न कुंडली बनती है वो दोनों के लिए अलग अलग बनती है। तो अगर किसी के पास अपना जन्म समय न हो, जन्म समय है, जन्म तारीख है, लेकिन जन्म स्थान ऐसी जगह का है जिसके अक्षांश, देशांश, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड गूगल पे भी नहीं है, तब ये बहुत ही कारगर साबित होती है। तो सर जो न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं तो वो इसको हम उससे जोड़कर देख सकते हैं क्या कि नंबरों से सटीक जानकारी किसी के जीवन की हम दे सकते हैं? हाँ, देखिए, न्यूमरोलॉजी में और इसमें क्या फ़र्क है, दोनों में थोड़ा अंतर है। अभी कोई बच्चा पूछता है कि सर मुझे पास ये सामने 4 कॉलेज हैं, इनमें से किस में एडमिशन लेना चाहिए, तो यह न्यूमरोलॉजी जवाब नहीं दे पाता है ना। फिर गुण मिलान, पत्रिका मिलान, विवाह के मामले में इसकी भी कोई सटीक जानकारी न्यूमरोलॉजी में नहीं मिलती, हालांकि न्यूमरोलॉजी का अपना महत्व है। जी सर। सर कृष्णमूर्ति पद्धति में कहते हैं कि पहले विचारणीय भाव के लिए घटना का प्रॉमिस देखा जाता है, लेकिन यदि प्रॉमिस ना हो तो क्या वह घटना नहीं होगी, जैसे कि विवाह का होना? हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। सभी कृष्णमूर्ति पद्धति के उपासक एक बात देखते हैं, जैसे विवाह है तो विवाह के लिए वो 7वां भाव उठाते हैं
और उसके नक्षत्र स्वामी को देखते हैं कि क्या वो 2, 5, 7, 11 में से किसी एक का भी सिग्निफिकेटर है तो विवाह के लिए यस कर देते हैं। पर अगर वो नहीं है, प्रॉमिस ही नहीं है, तो क्या विवाह नहीं होगा? जरूर होगा, है ना। तब हम यहाँ पर जो है ये देखते हैं कि मान लीजिए 3 और 4 भाव आए, तो हमारे विचारणी भाव से गिनने पर क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस उस आधार पर बात हो जाती है। सर, आपके विचारों ने विषय को अत्यंत स्पष्ट और गहन बना दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अब हम धन्यवाद।